हरियाणा का अब तुलना हिंदुस्तान के राज्यों से ना हो करके दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अग्रणी जो देश हैं हर पैरामीटर पर उसके साथ हमारी तुलना हो, यह नई पीढ़ी का संकल्प है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देखते देखते हमारी नई पीढ़ी जब जिम्मेदारी संभालेगी, हरियाणा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों की तुलना में हर मापदंड के ऊपर बहुत अच्छी स्थिति के अंदर आने वाला है। अगर कंपैरिजन की जाए सर, कई बार होता है और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि विपक्ष बार बार सत्ता पक्ष से सवाल पूछता है। भूपेंद्र अपने राज की याद दिलवा रहे हैं, जनता के बीच कह रहे हैं कि हम तुलना कर रहे हैं, तो एक तुलना आप भी कर दीजिए आज इस मंच से और बता दीजिए कि क्या था 2014 से पहले उन 10 सालों में, 9 साढ़े 9 सालों में, और आज जब अभी 1.5 साल बाकी है चुनाव का, आपको भी 10 साल हो जाएंगे सत्ता में, चाहे गठबंधन में हो चाहे पूर्ण बहुमत के साथ आप थे, तो क्या कंपैरिजन है? देखिए, तुलना होनी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र में यह सबसे सुंदर बात है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 5-5 साल का कार्यकाल चुनी हुई सरकारों को दिया और जनता को यह अधिकार दिया हर 5 साल के अंदर किसी भी सरकार के काम के आकलन के आधार पर अपना आगे का निर्णय दे। तो उस नाते से तुलना होनी चाहिए, सकारात्मक, और जिस भी तरीके से तुलना कीजिए, विपक्ष को भी अधिकार है। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि 2014 से लेकर के वर्तमान में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पहले 5 साल की और अब गठबंधन सरकार ने जो काम किए हैं, और 2014 से पहले के हरियाणा के अंदर जो काम हुए, तो उसमें सारी सरकारें आ गई, उसके अंदर आमूल चूल परिवर्तन मैं कह सकता हूं वो आया है। हरियाणा की राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन आया है। हरियाणा की जो राजनीतिक संस्कृति में बहुत गंभीर बीमारी जो थी, जो दोष था, जब से हरियाणा बना था, यहां पर परिवारवाद कुंडली मार करके बैठ गया और पूरे कुछ परिवारों ने हरियाणा की राजनीति को अपने काबू में, अपने कब्जे में ले लिया। और हरियाणा जैसे जो देश के सैनिकों का प्रदेश हो, हरियाणा जैसे स्वाभिमानी किसानों का जो प्रदेश हो, उसके अंदर एक गुलाम पीढ़ी तैयार कर दी कि वो इन तथाकथित लोकतांत्रिक राजे रजवाड़ों के खानदानों की गुलामी करने को मजबूर कर दिया गया और केवल उनके परिवारों के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। हरियाणा के योग्य, सक्षम, समर्थ नौजवानों को कभी राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ने नहीं दिया गया। स्वस्थ लोकतंत्र ही हरियाणा के अंदर कभी पनपने नहीं दिया गया। उस परिवारवाद से हरियाणा प्रदेश के जहां लोकतंत्र संस्कारों का हनन हुआ है, ह्रास हुआ है, वहीं पर परिवारवाद से जातिवाद पनपता है, परिवारवाद से भाई भतीजावाद पनपता है, परिवारवाद से तानाशाही पनपती है, परिवारवाद से गुंडा राज पनपता है। ये सब चीजों का एक आपस के अंदर सीधा संबंध आता है। और विचारधारा की राजनीति हरियाणा में नहीं थी। जब परिवारवाद होगा, भाई भतीजावाद होगा, तो विचारधारा की राजनीति को स्थान नहीं होगा, जातिवादी राजनीति को स्थान होगा, क्षेत्रवादी राजनीति को स्थान होगा। छोटा सा मेरा हरियाणा प्रदेश, 5 घंटे में एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाओ और उसके अंदर भी लोग जिले जिलों की चौधर की राजनीति करने लग गए। उसके अंदर भी जिलों जिलों में बांट दिया कि एक जिले से बाहर निकलो तो दूसरे जिले तक पहुंचने की सड़क भी कभी बनाई नहीं गई। 10 साल एक जिले की बात नहीं है, चारों तरफ। अभी मुझसे पहले किरण चौधरी जी बोल करके गई हैं, भिवानी से पहले की 15 किलोमीटर सड़क ऐसी थी कि जैसा लगता था कि कहीं अफगानिस्तान में तो नहीं आ गए हैं। 2014 से पहले जींद की तरफ की सड़क ऐसी थी कि आदमी अपने आप को माफ नहीं कर सकता था कि दोबारा इस सड़क के ऊपर नहीं आने का है। पूरे छोटे से हरियाणा के अंदर इतनी क्षेत्रवाद की राजनीति की गई, जातिवाद की राजनीति की गई, परिवारवाद की राजनीति की गई कि हरियाणा के अंदर लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया गया। तो मैं सबसे बड़ा परिवर्तन है 2014 के बाद से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की राजनीति मजबूत हुई। गांव-गांव के अंदर विचारधारा के सिपाही और सैनिक तैयार हुए हैं। ये जो संगठन जो बना है, जिसे पन्ना प्रमुख तक की बात हम करते हैं, ये कोई मनोहर लाल जी के या ओम प्रकाश धनखड़ जी के या अभिमन्यु के कोई व्यक्तिगत कोई परिवार के सिपाही नहीं है। ये भारत माता के वैचारिक अधिष्ठान से पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्प लेकर के, उससे प्रेरित होकर के दृढ़ संकल्प लेकर के कि भारत को फिर से परम वैभव पर लेकर के जाना है, ये वो नौजवान है जो विचारधारा का सैनिक बन करके खड़ा हुआ है। तो मैंने दूसरी बात कही, विचारधारा की राजनीति हरियाणा में पनपी। तीसरी बात, हम कॉलेज में पढ़ते थे सन 80 के दशक में, हम भूल करके भी नहीं सोच सकते थे कि हम पढ़ाई लिखाई करके, मेहनत करके हरियाणा प्रदेश के किसी नौकरी, सरकारी नौकरी को हम प्राप्त कर पाएंगे।
हम सोचते थे कि यहाँ तो एचपीएससी में और किसी सरकारी नौकरी में आवेदन करना भी कोई फायदा नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारे दादा, हमारे चाचा, हमारे पापा वो किसी राजनेता की गाड़ी की धूल फांके और उनको पर्ची पकड़ाए, हमारे लिए नौकरी का कागज पकड़ाए। हम उस प्रकार की स्थिति नहीं चाहते थे। हम देखते थे कि किस प्रकार से नौकरी, खर्ची, पर्ची उस पर चलती थी। मनोहर लाल जी को हरियाणा प्रदेश के इतिहास में इस बात का यश जाएगा। हमें भी उनके हम सहयोगी थे। हमने भी कभी विश्वास नहीं था कि हरियाणा की इतनी बड़ा परिवर्तन वो कर पाएंगे कि अब 2014 से लेकर के आज तक हरियाणा के शासन प्रशासन में जो नई पीढ़ी जो चुन करके आई है, जो सेलेक्ट होकर के आई है, वो एक बहुत पारदर्शी जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है उसके तहत वो चुन करके आई है। बिना खर्ची के, बिना पर्ची की नई पीढ़ी आई है। हाँ, उनसे मैं इतनी उम्मीद जरूर करता हूं कि पुराना जो एक संस्कार था भ्रष्ट तंत्र का, आप लोग जब ईमानदारी से आपको नौकरी मिली है तो आपका फर्ज बनता है हरियाणा के 3.25 करोड़ मालिकों की तरफ कि आप भी ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश के शासन प्रशासन में अपनी भूमिका निभाएं। परंतु ये आज साकार हुआ है। आज गांव में 8वीं 9वीं के बच्चा भी, आज ये उसके परिवार में उसके अनपढ़ माँ बाप भी झोंपड़ी में बैठे हुए बच्चे को आज कहते हैं बेटा बेटी पढ़ाई कर लो। घर में आई हुई बहू को भी कह देते हैं बेटा आप पढ़ाई कर लो, आप काबिल हो, आपको सरकारी नौकरी काबिलियत के दम पर मिल जाएगी, पूरा परिवार आप पाल लोगे। कितना बड़ा शिक्षा के पूरे एक विश्वास बना है जो अतीत में नहीं था। तो पहले का हरियाणा और आज का हरियाणा में मैं कहता चला जाऊं तो आप पूरे दिन का कार्यक्रम रख लीजिए, मुझे पानी पिलाते रहिए, मैं पूरा दिन तक ये गीत गाता रहूंगा, कितना फर्क आया है। तो पानी पी पी कर विपक्ष को भी कोसेंगे आप? नहीं, कोस नहीं रहा हूं, मैंने उनके लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जो सवाल है उन पर जरूर आप कहेंगे। मैं परिवारवाद का घोर विरोधी हूं, जातिवाद का घोर विरोधी हूं। निशाना बहुत साधा जा रहा है सरकार पर, और भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा सबसे आगे हैं, क्योंकि जिस भी मंच पर जाते हैं कई कार्यक्रम वो चला रहे हैं, विपक्ष आपके समक्ष चला रहे हैं, और भी कार्यक्रम है, रैलियां कर रहे हैं, किसी ना किसी मौके पर कर ही देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट तो गिनवा दे, 1 इंच कोई लाइन बिछाई हो रेलवे लाइन की, 1 इंच कोई मेट्रो लाइन बिछाई हो, और ये दावे के साथ कहते हैं, बहुत जोश के साथ, युवा जोश के साथ दीपेंद्र हुड्डा दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं कि मुझे कोई ऐसा स्कूल दिखा दे जो नया बना हो, मैं साथ जाकर देख लूंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से बड़े विनम्रता पूर्वक उन महान पिता पुत्र को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनको एक कार्यक्रम में बुला लो। आएंगे आज? नहीं आ रहे हैं मेरा उस कार्यक्रम का प्रारूप, मेरा निवेदन है, आप उनको कहो पूरे दिन की छुट्टी है, मुझे एक तरफ बिठा लो और पिता पुत्र को दोनों को एक तरफ बिठा लो, और एक एक विषय के ऊपर जो जो विषय वो उठाते हैं, शूट और स्कूट की पॉलिसी के तहत गुरिल्ला वारफेयर करने की कोशिश करते हैं कि अपनी झूठ बोल करके निकल जाने की वो बात करते हैं, उनको बोलो आमने सामने की बात हो जाए, सीधे सीधे बात हो जाए। और वो बहुत बड़े ऊंचे राजनीतिक खानदान के चिराग हैं, वो आए और बातचीत करें, परंतु उनकी बात का आपने सवाल पूछा, उत्तर देना मेरा कर्तव्य बनता है। देखिए साहब, वो कांग्रेस पार्टी तो रही नहीं है, अब वो एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर हरियाणा में रह गई है। और वो जो भी आजकल विपक्ष आपके द्वारा किसी भी नाम से करें, वो एक परिवार, उसको आप पुत्रमोह कह सकते हैं, धृतराष्ट्र का रूप कह, कुछ भी कहो, जो लोग लिखते हैं कहते हैं, वो मेरा शब्द नहीं है, परंतु हम जो सुनते पढ़ते हैं आजकल, वो किस लिए कर रहे हैं? वो जो 10 साल हरियाणा प्रदेश को उन्होंने सीएलयू घोटाले में लूटने का काम किया, हरियाणा प्रदेश को क्षेत्रवाद और जातिवाद के अंदर जलाने का काम किया, उनके कार्यकाल के अंदर कौन सा ऐसा काम था जिसको उन्होंने पूरा करा? क्या उन्होंने केएमपी पूरा किया था? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था, केएमपी पूरा किया मनोहर लाल जी ने आकर के, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे करके, हलफनामा दे करके उसको पूरा करने का काम किया। वो कहते हैं, मैंने उनके संबोधन सुने हैं, कि पंचकुला में एनआईएफटी वो लेकर के आए। आप उनसे पूछिएगा कि अभिमन्यु पूछ रहा था कि आपको ध्यान भी है क्या, घोषणा के अलावा आपने कभी 1 रुपया भी बजट में प्रावधान किया था? आपने एक उसका नक्शा भी बनाया था, आपने एक ईंट भी लगाई थी, उसको पूरा का पूरा उसका नक्शा बनाने से लेकर के, माने मनोहर लाल जी की कैबिनेट का सदस्य होने के नाते नक्शा तक को बनाने में हम इन्वॉल्व थे, और पूरे बजट का प्रोविजन करके उसको मूर्त रूप देने का काम किया।
उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने उसकी घोषणा करवाई। एम्स की बाड़सा में डिस्पेंसरी तक उन्होंने बनाई, हम उसका श्रेय उनको देते हैं। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एम्स अस्पताल बनाने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया, मनोहर लाल जी के सहयोग से किया। उन्होंने बहादुरगढ़ से लेकर के रोहतक से और हिसार की रेलवे लाइन की घोषणा तो की, लेकिन उनसे पूछिए क्या उन्होंने कभी 1 रुपए का कंपनसेशन भी जो किसानों को जमीन का था कि उनके समय में दिया गया था? कंपनसेशन मनोहर लाल जी की सरकार दे, रेलवे लाइन को मनोहर लाल जी की सरकार उसमें पूरा करवाए, मोदी जी की सरकार पूरा करवाए। और वो कहते हमने क्या हिसार एयरपोर्ट का कभी उन्होंने सोचा भी था? हिसार एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो रहा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, 7,000 एकड़ जमीन का प्रावधान उसके अंदर किया गया है। क्या ये उन्होंने किया था? ये अंबाला के अंदर 1857 की क्रांति का स्मारक कभी उनकी सोच में भी था कि देश के शहीदों के नाम पर यहां स्मारक बनने चाहिए? अंबाला से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, 350-400 करोड़ रुपए लगा करके स्मारक। कभी आयुष और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय श्री कृष्ण विश्वविद्यालय जो बनाया, क्या उन्होंने बनाया था? गुरुग्राम यूनिवर्सिटी बनाई, क्या उन्होंने बनाई थी? विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी बनाई, क्या उन्होंने बनाई थी? जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बनकर के तैयार हो रहा है, उनको तो जींद से नफरत थी, बदबू आती थी जींद से। एक चौधरी रणबीर सिंह जी के नाम से विश्वविद्यालय की घोषणा की, एक कॉलेज जैसे कैंपस में चलता था, हमने सैकड़ों करोड़ रुपए लगा करके उसको विश्वविद्यालय का रूप देने का काम किया। चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर यूनिवर्सिटी घोषणा की मजबूरी उनको मजबूरी में करनी पड़ी, करना नहीं चाहते थे, लेकिन एक कॉलेज से ज्यादा कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने उसका प्रेमनगर गांव के अंदर बड़ा विशाल कैंपस बना करके तैयार किया है। यह मनोहर लाल जी की योजना और उनकी संकल्पना थी। और देखिए चरित्र का अंतर देखिए, वो यूनिवर्सिटी की घोषणा करते हैं तो चौधरी रणबीर सिंह जी के नाम पर करते हैं, चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर करते हैं, लेकिन मनोहर लाल जी जब यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी श्री कृष्ण आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बनाते हैं। भगवान श्री विश्वकर्मा के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी बनाते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पर वो यूनिवर्सिटी का घोषणा करते हैं। और वो करते हैं अपने कोई कांग्रेसी पार्टी छोड़ दो, परिवारवादी राजनीति के तहत। मनोहर लाल जी ने अपने पिताजी के नाम पर तो नहीं किया, मनोहर लाल जी ने कोई अटल जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर भी ना करके भगवान श्री विश्वकर्मा के नाम पर, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है। क्या ये अंतर नहीं है? ये मैंने सिर्फ आपको छोटी सी बातें कही है साहब, बिना सांस लिए इतनी बातें बताई हैं। मैंने आपको कहा बुरा दिन के लिए बुला लीजिए, वो भी तैयारी करके आए, हम तो बिना तैयारी के किसी भी दिन बुला लीजिए हमको। बिल्कुल सर, एक बेहतरीन प्रवक्ता आप रहे हैं अपनी पार्टी की, और अपनी पार्टी की बहुत सी बातें आप जनता के बीच पहले भी लेकर गए हैं, इसलिए आपको ख्याति प्राप्त है। एक सवाल और है मेरा, और आपसे बेहतर उसका जवाब मुझे नहीं लगता कोई दे सकता, या तो मुख्यमंत्री साहब दे सकते हैं या आप फिलहाल दे सकते हैं। सवाल है सर कर्ज के मुद्दे पे। ये मुद्दा पिछले दिनों खूब छाया हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा आंकड़े पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, उसमें देनदारी भी है, बकाया भी है, ये हरियाणा पर कर दिया। और वो कह रहे थे 70,000 के आसपास, 70,000 करोड़ के आसपास, वो अपना बताते हैं आंकड़ा। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि 98,000 करोड़ रुपए के आसपास वो छोड़कर गए थे। मानते सर प्रोग्रेस अगर होगी तो कर्ज भी लेना पड़ता है, ये भी आप पॉजिटिविटी तरीके से आप खुद पहले बयां कर चुके और आज भी आप बता देंगे जनता के बीच और जो हमें इस समय सुन पा रहे। लेकिन ये जो आंकड़ा है, आप सर बताइए, ये आंकड़ा आप जब वित्त मंत्री थे तब क्या था, कैसे कर्ज लिया गया, इतना कर्ज है कि नहीं है, ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है, जुबानी सब कुछ है? देखिए मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब बहुत महान नेता हैं, पर उनको आंकड़े जब सरकार में थी तब कभी समझ में नहीं आई, अब क्या समझ में आएंगे। उन्होंने कभी इस चीज की चिंता परवाही नहीं की थी। वो तो सीएलयू का देखते थे कितने एकड़ का मामला कितना क्या है, उससे ज्यादा उन्होंने कभी देखा नहीं। जो माननीय मनोहर लाल जी ने बताया, एक बात तो आप ये तय कर लो कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, इस बात के लिए ही एक कार्यक्रम रख लो। कम से कम ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि कोई झूठ कौन बोल रहा है। मनोहर लाल जी ने बताया कि 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा उनके समय में था, प्लस वो तो हुड्डा साहब भी मानते हैं 70,000 करोड़ का बजट में था। 35,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों के नाम पर लिया हुआ था। आप अपने घर में कर्जा लें, कमल जी अपने नाम पर ना लें, लेकिन भाई के नाम पर ले लें, गारंटी कमल जी की हो, तो कर्जा तो परिवार का ही आपका ही है। 35,000
करोड़ रुपए का कर्जा बिजली कंपनियों पे, लगभग 20-20 हजार करोड़ रुपए का कर्जा HSIIDC और हुडा तब था, अब HSVP हो गया, उसके ऊपर था। और ये और बता दूं आपको, ये तो मनोहर लाल जी को हरियाणा प्रदेश साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने उदय स्कीम के तहत बिजली कंपनियों का जो कर्जा था 35,000 करोड़ का, एक दिन एक मुश्त 25,950 करोड़ रुपए उन्होंने बिजली कंपनी के खाते से हटा करके और सरकार के खाते में ट्रांसफर कर दिया, जिसको वो कहते हैं 97,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। वो कैसे किया उन्होंने? 12% 13% के बीच की ब्याज दे रहा था हरियाणा प्रदेश उस कर्जे के ऊपर, और हरियाणा सरकार के खाते में वो कर्जा लिया जाता तो उसका ब्याज पड़ रहा था 7% के आसपास। सालाना कम से कम भी 2750 करोड़ रुपए की केवल ब्याज अतिरिक्त दिया जा रहा था, जिसकी बचत हमने की मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। जो हरियाणा की जनता पर बोझ था, कोई कर्जा, कोई सरकार पैसे छाप करके, नोट छाप करके कर्जा वापस नहीं उतारती। एक पीढ़ी कर्जा लेती है, अगली पीढ़ी उस कर्जे को उतारती है, और यही ऐसे ही अर्थतंत्र चलता है। आज जो वर्तमान में यूनिवर्सिटी बनेंगी, मेडिकल कॉलेज बनेंगी, सड़कें बनेंगी, रेलवे लाइन बनेंगे, पुल बनेंगे, जो पीने के पानी की व्यवस्था होगी, उसका लाभ आने वाली पीढ़ी उन स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ेगी, उन अस्पतालों में इलाज कराएगी, और वहां से पढ़ करके और ज्यादा वो धन पैसा कमाएगी, सरकार के खजाने में देगी, और पुरानी पीढ़ी के लिए वे कर्जे को ब्याज समेत वापस दिया जाएगा। नई पीढ़ी के विकास के लिए और कर्जा लिया जाएगा। ऐसे ही काम आगे बढ़ता है। अब कर्जे की एक मर्यादा होती है। पूरे विश्व बैंक से लेकर के, केंद्र सरकारों से लेकर के पूरी दुनिया में राज्य सरकारों के ऊपर नियम रहता है कि आपके अपने कुल, कोई भी कंपनी कर्जा लेगी तो कंपनी में बैंक देखेगा इसका टर्नओवर अगर 100 करोड़ रुपए है तो इसको मान लीजिए 25 करोड़ रुपए तक का कर्जा दे दिया जाए। ऐसे ही राज्य का जो जीडीपी होता है वो राज्य का टर्नओवर मान लिया जाता है। वो जीडीपी, राज्य के जीडीपी को स्टेट का जीडीपी कह देते हैं, इसलिए एसडीडीपी कह देते हैं उसको, या जीएसडीपी कह देते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो जो स्टेट का जो जीडीपी है उसका 25% तक कर्जा लेने का भारत के संसद में पास किया हुआ एफआरबीएम एक्ट होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। उसके तहत 25% तक की मियाद में कर्जा लेना स्वस्थ है। और अभी कोविड के कुप्रभाव के कारण से भारत सरकार, सारे देश की राज्य सरकारों ने मिलकर तय किया कि 35% तक आप ले जा सकते हो, क्योंकि कोविड के समय में आपको अतिरिक्त फंड्स की जरूरत है। हरियाणा प्रदेश, मनोहर लाल जी ने जो भी बजट बतौर वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री प्रस्तुत किया है, उसमें 26% से कम 25.8 या 9% का वो आज के दिन बजट का टोटल डेट टू जीएसडीपी रेशियो है, जो 35% तक हो सकता है, जो पंजाब 45% पर जा चुका है। तो आपको आंकड़ों की समझ नहीं है, आंकड़े जानते नहीं हो, कोई लिख करके दे देता है, आप उसको जाकर सारा दिन जो है उलटवासी कहते हैं ना, आप यू कीप वॉमिटिंग दीज रॉन्ग फिगर्स, रोज आप उलटवासी करते रहो। आप जिम्मेदारी से बहस करना चाहते हैं। माननीय मनोहर लाल जी ने कहा बजट के समय में कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, विपक्ष की जिम्मेदारी हमारी कमियों को उजागर करें, और सरकार की जिम्मेदारी है, मनोहर लाल जी ने कहा, कि मेरा जवाबदेही है कि मैं जनता के सामने इस लोकतंत्र के मंदिर में सही बातों को रखूं। मनोहर लाल जी ने इतना ही कहा कि विपक्ष नेता से मेरी प्रार्थना है कि वो मेरे जवाब सुन करके जाएं, लेकिन वो वहां बहस नहीं करेंगे, वो बाहर आकर के बयानबाजी करेंगे पत्रकारों के सामने। तो मेरा निवेदन है कि ये आपका खबरें अभी तक चैनल जो है ये बहुत रिसर्च कर सकता है, आप सारे विषय के ऊपर रिसर्च करें। जो एचएसवीपी और एचएसआईडीसी के जो कर्जे थे, अनाप शनाप एक्विजिशंस कर करके और उनको कर्जे लेकर के, अब वो कर्जा, बिजली कंपनियों का कर्जा मनोहर लाल जी ने उतार करके आज हिंदुस्तान की, गुजरात के बाद शायद अकेला राज्य है जिसको A+ की बिजली कंपनियों की रेटिंग मिली है और बिजली कंपनियों की परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है। ऐसे ही एचएसवीपी और एचएसआईडीसी के कर्जे को आज वापस किया जा रहा है। पहले से बेहतर अर्थ प्रबंधन है, और उसमें मुझे यह लगता है कि हुड्डा साहब इस बात को इसलिए उठाते हैं कि उनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। वो समझते हैं कि ना मीडिया ने समझना, ना जनता ने समझना, और लोगों को बरगलाते रहो, समझने का प्रयास आपसे कर रहे हैं। सर, अभी ये कर्ज कितना है हरियाणा पे? आपने कहा कि स्वस्थ
कर्ज के तौर पर हरियाणा आगे बढ़ रहा है और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आर्थिक तौर पर हमारे लिए, जबकि उदयभान जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि एक बच्चा पैदा हो रहा है वो लाखों रुपए का कर्ज लेकर पैदा हो रहा है। इस तरह की बात, इस तरह का परसेप्शन बना रहे लोगों के बीच जाकर। आप बता दीजिए एक बार ये कितना आंकड़ा है, आज इस मंच से आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया याद कर लेंगे। परसेंटेज टर्म्स में मुझे मालूम है कि टोटल डेट टू जीएसटीपी जो है, जो 35% तक हो सकता है, 25.89% तक है हरियाणा नंबर एक। यस, ठीक है। नंबर दो, जब वो इस तरह की आंकड़ेबाजी करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि उसमें आमने सामने बात करना अच्छा रहेगा कि एक बच्चा पैदा होता है उसको इतना कर्जा है। अब ये एक पॉलिटिकल तरीका है कहने का, तो फिर वो 2014 भी याद कर लें कि 2014 में प्रति व्यक्ति आय क्या थी, आज 2.5 गुना से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है। जो 2014 से 2023 आते आते तब से लेकर के आज तक प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ चुकी है, तो उससे तुलना करनी चाहिए कि पहले प्रति व्यक्ति आय क्या थी और पहले प्रति व्यक्ति कर्जा क्या था। नंबर एक, माफ कीजिएगा सर, बीच में रोक रहा हूं, वो ये भी एक दावा करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर 1 थे 2014 से पहले। मैं आपको सच्चाई बता दूं, इसलिए तो अच्छा है। हरियाणा के इतिहास में दो पहली बार काम किए मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। हमने पहला काम किया कि हरियाणा की विधानसभा में हम एक श्वेत पत्र लेकर के आए। हरियाणा के वित्त की स्थिति के ऊपर व्हाइट पेपर एक होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है, जिस पर विधानसभा में बहस होती है। उसमें हमने सारे आंकड़े रखे। और दूसरा, हमने हरियाणा के इतिहास का पहला ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हमने किया था, हैपनिंग हरियाणा के तौर पर। आपकी जानकारी के लिए 2014 में 15 अगस्त 2015 में हमारी जो नई जो हमारी पॉलिसी थी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी थी, जब हमने उसको जारी किया, उसके 6 महीने साल भीतर हम लोग जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हरियाणा में बिजनेस करने की सहूलियत का पैमाना, हिंदुस्तान में हम 14वें नंबर पर थे। ये रैंकिंग कोई भारत सरकार नहीं करती थी, वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग थी। 14वें नंबर से हरियाणा प्रदेश पहले नंबर पर और टॉप 3 में रहा, लगातार टॉप 3 में रहा है। तो ये आंकड़ा उनको ध्यान में नहीं आता। प्रति व्यक्ति आय हम नंबर 1 आज भी हैं। वो हिंदुस्तान के छोटे राज्यों में प्रति व्यक्ति आय हम नंबर 1 पर आज भी हैं। और जीएसटी कलेक्शन में भी हम बेहतर हैं, पहले से कहीं ज्यादा। आप किन बातों की तुलना करें इनसे? इनकी सरकार के कार्यकाल के अंदर बुढ़ापा पेंशन, सामाजिक न्याय पेंशन जो होती है, वो 12 महीने में से 8-8 महीने की मिला करती थी। किसानों की फसल के नुकसान का मुआवजा 3-3, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए के चेक मिला करते थे। वो खुर्द-बुर्द हो जाया करती थी। आज के दिन सब ऑनलाइन करके हर एक के अकाउंट में वो सामाजिक 25 लाख से ज्यादा लोगों के खाते में अब सामाजिक न्याय पेंशन चली जाती है। छात्रवृत्तियां गरीब की, जो एससी वर्ग के छात्र हैं, जो और बैकवर्ड जो क्लासेस के हमारे बहुत सारे जो कार्यक्रम चलते हैं सरकार के, उनकी लाभ मिलता ही नहीं था लोगों को, वो सब ऑनलाइन कर दिया गया है। तो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर। आपकी जानकारी के लिए, ई रजिस्ट्रेशन किसने किया? मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। ई स्टैंपिंग किसने किया? मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। पूरे एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट को ऑनलाइन किसने किया? मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। ऑनलाइन से भी दिक्कत है, पोर्टल से भी दिक्कत है उनको दिक्कत होगी क्योंकि पहले उनका तंत्र था, वो सारा मिल बांट करके ऊपर से लेके नीचे तक, ए सरकार के खाते से पेंशन आई, गरीब बुजुर्ग घूमते रहते थे, सरपंचों के चक्कर काटते थे, सरपंच साहब मेरी पेंशन आई क्या, पेंशन आई क्या? उसने ब्याज पे मंडी में पैसे लगा रखे हैं, अभी नहीं आई, 2 महीने बाद आएगी, 3 महीने बाद आएगी, देंगे। वो हाथ जोड़ जोड़ करके और वो कैश में पकड़ा देते थे 12 में से 8-9 महीना। जब जब चीजें ऑनलाइन हुई हैं, पारदर्शिता बढ़ी है, उससे लोगों की सहूलियत बढ़ी है और ये एक बेहतर तरीका गवर्नेंस का है। इनको तकलीफ ही हो रही है कि लोगों को सुविधा घर बैठे मिल रही है, इनको तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि एक स्कूल नहीं बनाया। मैं उनको आमंत्रित करूंगा, जो मैं उस बात पर आ रहा हूं कि मनोहर लाल जी ने एक नीति बनाई कि हरियाणा प्रदेश में किसी भी कोने में हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बनना चाहिए। ये उन्होंने क्यों नहीं बनाया? और वो कॉलेज बने, और मैं उनको निमंत्रण दे रहा हूं कि आप हरियाणा में घूमते नहीं हो, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता। आप दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली में अपने राष्ट्रीय नेताओं की जी हजूरी में लगे रहते हो। और बहुत सारी बातें हैं, यहां नहीं कहने की हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन ये उनको आना है, कह सकते हैं आप, उनको आना है, कह सकते हैं, उनको आना है तो आए।
वो तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, वो बताएं कलोई के अंदर कितने कॉलेज बनाए। और उनको निमंत्रण देता हूं कि नारनौंद, हम तो मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी ताकत होती है, मंत्री तो उनके साथ एक सहयोगी छोटा सा होता है। उन्होंने अपने बताएं कलोई में कितने कॉलेज बनाए, 10 साल रहे, मुख्यमंत्री रहे। मेरे नारनौंद में स्वागत करता हूं, हमारे नारनौंद के अंदर 4 कॉलेज बन चुके हैं, नई बिल्डिंग बन चुकी है, उनका स्वागत करता हूं, आ जाएं। 4 ITI की नई बिल्डिंग बन चुकी है। स्कूल जाकर के देखो, वो शहर के अंदर ऐसे स्कूल नहीं बना पाए जैसे स्कूल हमने गांव के अंदर बनाए हैं। उनको ये कहूंगा कि जरा AC कमरों से निकलें, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलें और हरियाणा के गांव के अंदर भ्रमण करें और फिर बताएं, यही तुलना कर लें। उन्होंने अपने अपने विधानसभा को नहीं दे पाए, हरियाणा को क्या दिया होगा। क्षेत्रवाद की बात भी कर रहे हैं सर, पेंशन की आपने अभी बात की है, लेकिन पेंशन से ओल्ड पेंशन स्कीम भी याद आती है। OPS का मुद्दा हिमाचल प्रदेश में उठा, राजस्थान में तो उन्होंने सोचा कि इसका पॉलिटिकली फायदा उठाया जाए। हिमाचल प्रदेश में जो रिजल्ट आया उससे उत्साहित है कांग्रेस पार्टी, इतने कि अब हर जगह जाकर OPS बहाली करेंगे, OPS बहाली करेंगे। हालांकि इस पर भी आपने भी कहा, आपकी पार्टी भी कह रही कि लागू किसने की थी, उन्होंने तो लागू की थी, हमने तो की नहीं, आज वही बहाल करने जा रहे। लेकिन इसमें एक सर बहुत अहम क्वेश्चन ये है कि जब कर्ज का मुद्दा हो रहा है, आप कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया हरियाणा पर, ये OPS लागू क्या होगी, ग्राउंड पर कैसे लागू होगी, वो जो कह रहे हैं आप ये बताइए कि इसका आर्थिक तौर पर कितना असर पड़ेगा हरियाणा पर, जो एक वायदा है, अभी हवा में बातें हैं, चुनाव भी नहीं आया है, रिजल्ट क्या होगा हमें पता नहीं है, लेकिन OPS। देखिए, आपने एक तो कहा कि वो OPS को लेकर हिमाचल में बड़े उत्साहित हैं, उनको लग रहा है झूठ चल गई तो झूठ और भी चलाएंगे। ये तो उनकी पुरानी राजनीतिक रणनीति रही है। क्या आज तक कानूनी तौर पर हिमाचल हो, राजस्थान हो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है? क्या उनको जो पूरा 15 साल की प्रक्रिया को, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज के परमिशन लेकर के उसको रिवर्स कर पाए हैं? मैं देखना चाहूंगा कि वो कैसे करते हैं। ये केवल कोरा झूठ रहेगा या उसको वो क्रियान्वयन कर पाएंगे? दूसरी बात आपको कहूं, आपने मुझसे पूछा कितना असर पड़ेगा, ये तो मैं नहीं जानता कितना क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो भी असर पड़ेगा, एक बात को ध्यान रखें, जो भी असर पड़ेगा हरियाणा प्रदेश के 3.25 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। सरकार का कोई खजाना 1 रुपया भी सरकार का अपना नहीं होता है। सरकार जनता की प्रतिनिधि है, खजाना जनता का होता है, सरकार जनता की नौकर है, सरकार जनता की चौकीदार है, सरकार जनता की ताबेदार होती है। जनता का खजाना है, जनता के खजाने में से जो मर्जी फैसले कर लो, अच्छे कर लो, खराब कर लो, असर जनता पर पड़ता है। तो जो भी करना है, आने वाली पीढ़ी के ऊपर क्या असर है, हम 3.25 करोड़ लोगों के लिए फैसले करने वाले हैं या स्वयं के लिए करने वाले हैं, ये कि उनकी राजनीति सफल हो जाए कैसे भी। और मुझे इस बात का आभार करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जो आज ये ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग उठी है, उसको स्टडी करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, बहुत बड़ा, पूरे देश भर में। हाँ, मतलब एक बड़ा फैसला है, बिल्कुल है, एक दुस्साहसी फैसला है। बिल्कुल सर, कि उन्होंने फैसला किया कि ठीक है, बिल्कुल समाज के एक बड़े वर्ग की ये मांग है, इस मांग को समझना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, और अगर ये संभव है तो इसको ऊपर आगे बढ़ा जाए और एक अच्छी अध्ययन करके एक निर्णय हो। क्योंकि मैंने कहा, निर्णय एक वर्ग के लिए नहीं है, बिल्कुल सर, ये हरियाणा और हिंदुस्तान के आम जनता के जेब पर पड़ने वाला प्रभाव है इसका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल और भी थे लेकिन समय की कमी थी, लेकिन फिर भी आपने बेबाकी से जवाब दिया और कुछ समझाया भी, हमें आंकड़ों के साथ भी समझाया, और बेहतरीन ये चर्चा रही। एक बार जोरदार तालियां कैप्टन अभिमन्यु साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें अभी तक का। कैप्टन साहब से गुजारिश है कि थोड़ी देर स्टेज पर ही बने रहे। खबरें अभी तक के MD विशाल गर्ग सर मौजूद है यहाँ आपको सम्मान देने के लिए, इस मोमेंटो से नवाजने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तशरीफ लाने के लिए।